कैरिबियन सी के बीचों बीच 70 एकड़ में फैला एक प्राइवेट आइलैंड, नीला समंदर, सफेद रेत, लग्जरी विला। बाहर से देखने पर यह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। कोर्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार यह आइलैंड इस्तेमाल होता था सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। यहाँ नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था, कभी मॉडलिंग का सपना दिखाकर, कभी जॉब ऑफर्स के नाम पर, कभी पैसे के लालच में। एक सर्वाइवल ने बयान दिया, जब मैं वहाँ पहुँची मुझे लगा मैं किसी ड्रीम पैलेस पर आई हूँ, लेकिन जल्दी ही पता चला कि यह एक जाल था। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था, उन्हें एप्स्टीन और उसके ताकतवर दोस्तों के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ लड़कियाँ 14-15 साल की थी, कुछ तो इससे भी छोटी थी। और सबसे डरावनी बात, यह सब चलता रहा सालों साल। लेकिन सवाल अब भी ये है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था और कैसे एक आदमी ने पैसे और पावर की मदद से इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। यहीं से शुरू होती है जेफरी एप्स्टीन की कहानी। 1953 में ब्रुकलिन में जन्मा एक मिडिल क्लास लड़का, ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, ना कोई खास एजुकेशन, कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं की। फिर भी 1970 में उसे न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टीज प्राइवेट स्कूल में मैथ टीचर की नौकरी मिल गई। यही वो मोड़ आया। इस स्कूल में पढ़ते थे अमेरिका के सबसे अमीर बच्चे, पॉलिटिशियन, बैंकर, सीईओ के बच्चे। यही एप्स्टीन ने सीखा कैसे पैसा और पावर काम करते हैं। 1976 में अचानक उसने टीचिंग जॉब छोड़ दी और ज्वाइन कर लिया वॉल स्ट्रीट। बिना डिग्री, बिना एक्सपीरियंस। यह एंट्री सवालों से भरी थी। 1980 तक वो बन गया एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन उसका असली काम था कनेक्शन बनाना, अमीरों को अमीरों से मिलवाना, पावरफुल लोगों को प्राइवेट स्पेस देना। उसकी ब्रेक थ्रू आई लेस्ली वेक्सनर से मिलकर, एक अमेरिकन बिलियनियर जिसने एप्स्टीन को अपने पूरे फाइनेंस का कंट्रोल दे दिया। यहीं से शुरू हुई उसकी असली ताकत और 1998 में इसी पैसे से उसने खरीद लिया वो आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ थी ग्लिसलिन मैक्सवेल, एक ब्रिटिश सोशलाइट। ग्लिसलिन का काम था युवा लड़कियों को ढूंढना, उन्हें एप्स्टीन के पास लाना और फिर उन्हें तैयार करना। पीड़िताओं ने बताया कि कैसे ग्लिसलिन उन्हें मसाज थेरेपी सिखाने के नाम पर बुलाती थी। उन्हें कहा जाता था कि यह एक हाई पेइंग जॉब है, वो अमीर लोगों के लिए काम करेगी, उनका भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब वे आइलैंड पहुंचती थी तो असलियत सामने आती थी। वहां उन्हें एप्स्टीन और उनके दोस्तों के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ लड़कियां रिफ्यूज करती थी तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। कुछ को कहा जाता था कि अगर वो किसी को बताएगी तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन असली सवाल था, इतने सालों तक यह सब कुछ चलता कैसे रहा? क्योंकि एप्स्टीन के पास था पावरफुल नेटवर्क, पॉलिटिशियन, बिजनेस लीडर, प्रिंसेस, सेलिब्रिटीज। उसकी ब्लैक बुक में दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम। कुछ शायद नहीं जानते थे कि वहाँ क्या होता है, लेकिन कई जानते थे और चुप रहे। साल 2005 में पहली बार फ्लोरिडा पुलिस को शिकायत मिली। एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने रिपोर्ट की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, FBI शामिल हुई और 30 से ज्यादा पीड़िताओं के बयान मिले। 2008 में जब एप्स्टीन को फेडरल चार्जेस का सामना करना था, तब हुआ कुछ ऐसा जिसे आज भी जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता कहा जाता है। एक सीक्रेट डील में एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की जेल हुई, वो भी एक प्राइवेट विंग में, जहां से उसे दिन में 12 घंटे बाहर जाने की इजाजत थी। यानी वो दिन में अपने ऑफिस जाता था और रात में जेल लौट आता था। सबसे बुरी बात यह थी कि पीड़िताओं को इस डील के बारे में पहले बताया तक नहीं गया, जो खुद में एक कानूनी उल्लंघन था। सवाल उठे, मीडिया में आक्रोश फैला, पीड़िताओं ने चिल्लाकर कहा कि यह न्याय नहीं है, लेकिन सिस्टम ने एप्स्टीन को बचा लिया। जब एप्स्टीन जेल से बाहर आया तो उसकी लाइफ लगभग पहले जैसी ही चलती रही। प्राइवेट जेट्स, प्रॉपर्टीज, पावरफुल लोगों से मुलाकातें, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पीड़िताएं चुप रही। जर्नलिस्ट ने केस को जिंदा रखा और आखिरकार 2019 में दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जुलाई 2019 जब एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से पेरिस से न्यूयॉर्क लौट रहा था,
FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार चार्जेस बेहद गंभीर थे। सेक्सुअल ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सेक्स ट्रैफिकिंग, दशकों तक चली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। एप्स्टीन को भेज दिया गया न्यूयॉर्क की जेल में। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पीड़िताएं उम्मीद कर रही थी कि अब सच सामने आएगा, जब पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। अब उन नामों का पर्दाफाश होगा जो सालों से छिपे हुए थे। ट्रायल की तारीख तय हो गई थी। मीडिया पूरी दुनिया में इस केस को कवर कर रहा था कि अब सच सामने आएगा, पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 सुबह के वक्त एप्स्टीन को उसकी जेल सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड, लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में सुसाइड था? एप्स्टीन की मौत के आसपास इतनी गड़बड़ियां थी कि पूरी दुनिया शक में पड़ गई। उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे। 2 गार्ड सो गए थे। पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही थी, एप्स्टीन सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मौत का मतलब था सारे सीक्रेट दफन हो गए। जो नाम सामने आने थे वो नहीं आए। और फिर आई सामने कुछ डरावनी थ्योरीज। कुछ विटनेस ने दावा किया कि आइलैंड पर सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता था, वहाँ एक अंडरग्राउंड टेम्पल था, कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में बोलना भी मुश्किल है। ये क्लेम्स वेरीफाई नहीं है, लेकिन इतना सच है कि लोग आज भी चिल्लाते हैं वो बच्चे को खा जाते हैं। 2021 में ग्लिसलिन मैक्सवेल को दोषी पाया गया। उसे 20 साल की सजा हुई। लेकिन जो सवाल आज भी है, एप्स्टीन की ब्लैक बुक में और कौन थे? उसके आइलैंड पर कौन कौन जाते थे? क्या यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया? यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह थी एक पूरे सिस्टम की, जो पैसे और पावर की वजह से सालों तक अंधा बना रहा।